भयानक गर्मजोशी से मोदी जी ने स्वागत किया। लपक के एयरपोर्ट जाना, वेट करना, दौड़कर उनके पास जाना, जैसे कोई डरा हुआ आदमी लिपटता है कहीं जाकर किसी पुलिस वाले से, बच्चा या बूढ़ा। ये उस तरह का गले पड़ना है, लिपटना है कि मुझे बचाओ। गले पड़ना ही है, बिल्कुल। गले लगना तो बिल्कुल नहीं है। कैसे तेल जो खरीद रहे हैं उसको, उसका जो फायदा हो रहा है देश के पूंजीवादियों को या सरकार को, वो लोगों तक पास नहीं किया जा रहा है। नहीं पास। लेकिन टैरिफ की सजा पूरा देश भुगत रहा है। तो गोदी पत्रकारों को पुतिन की तारीफ के लिए 100 मिनट दिए गए और देश के विपक्ष के नेता को 2 मिनट भी नहीं दिए गए। नमस्कार, मैं हूं निरीश त्यागी और आप हैं हर डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, जो मेरे पुराने संपादक और बॉस रहे हैं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में, जो कि इस समय भारत आए हुए हैं। और इसी समय वहाँ पर यूक्रेन से युद्ध को लेकर जो के शांति प्रस्तावों को लेकर बातचीत होती रही है, जो कि ट्रंप के लोग वहाँ पे गए थे, जिसमें यूक्रेन उस बातचीत में शामिल नहीं है सीधे तौर पे। पर रूस ने उस पे उसको उसको मंजूर नहीं किया, उस शांति प्रस्ताव को। उसके अलावा कल जो है संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जो रूस ने जो बच्चे उठाए हैं यूक्रेन के, उनको वापस करे। 10,000 से ज़्यादा बच्चे रूस के पास हैं, जिसके जब मतदान हुआ तो उस पर भारत ने एब्सटेन किया। और इस रोशनी में दूसरी बात ये भी है कि रूस और भारत के पुराने रिश्ते हैं, और हम उनसे तेल खरीद के यूरोप में ही बेच रहे हैं, जो कि सीधे यूरोप से नहीं खरीद रहे हैं। तो वो आज पुतिन साहब ने कहा कि वो भारत को बेचना वो जारी रखेंगे। और तीसरा जो इस त्रिकोण का जो तीसरा हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप भी है, जिनके साथ भारत के रिश्ते और मोदी साहब के रिश्ते खासतौर पर वो पहले जैसे गर्माहट भरे नहीं रहे हैं। हालांकि जब वो पुतिन साहब जब यहाँ भारत आए और जिस तरह से मोदी जी उनको गले लगे, और जो आज इंडियन एक्सप्रेस में फोटो छपा है, उससे लग नहीं रहा कि वो गले दोनों लग रहे हैं। उसमें एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है, दूसरा गले लग रहा है। तो श्रवण जी, इस पूरे परिदृश्य में, मतलब जो दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है और किस तरह से हम उसको देखते हैं, और क्या हम एक ऐसी स्थिति की तरफ फंसते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं जहां पर पुतिन के साथ हम दिखलाई पड़ते हैं, नेतन्याहू के साथ हम दिखलाई पड़ते हैं, हम तालिबान के साथ भी दिखलाई पड़ते हैं। तो हम एक हत्यारे और युद्ध रति में लिप्त देशों के साथ ज्यादा दिखलाई पड़ रहे हैं इस समय, जो कि मेरे ख्याल से जो पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके बारे में हर भारतीय को सोचना चाहिए। क्योंकि ये, अगर हम लोकतंत्र हैं, तो ये हम सब इस मैंडेट में शामिल हैं फिर कि हमारे हमारी सरकार जो कुछ करती है वो हमारी नुमाइंदगी कर रही होती है। देखिए, ये आपने ठीक कहा। हम किसके साथ खड़े दिख रहे हैं? पहले नेतन्याहू के साथ दिख रहे थे, हाल के दिनों में अफगानिस्तान की सरकार के साथ नजर आने लगे, और अब ये जो पुतिन साहब आए हैं, तो 2 दिन में हमारा जो प्रदर्शन रहा है, उसने कई चीज़ों को एक्सपोज कर दिया है हमारे पूरे के पूरे। हम किधर जा रहे हैं ये हमको दुनिया को बताया है। आपने यूक्रेन के बारे में भी कहा। यूक्रेन एक इम्पॉर्टेंट है, आपने चीज़ है। आपने उसके बारे में भी देखा कि भारत ने क्या कहा, रूस की क्या प्रतिक्रिया रही। और आपने जिक्र किया यूएन जनरल असेंबली के प्रस्ताव का, जो वेडनेसडे को जब ये पुतिन आ रहे थे उसके एक दिन पहले, उसमें बच्चों की रिहाई का था। आपने 10,000 बच्चे कहा, 20,000 बच्चे हैं एक अनुमान के हिसाब से। देखिए, इसको समअप करना हो पूरी विजिट को, आप कहें कि साहब आप तो 1 मिनट में पूरा कर दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है।
आपके दर्शक कहें कि साहब 1 मिनट में बता दीजिए कि क्या हुआ, हम आपकी बातचीत तो सुनना नहीं चाहते। भयानक गर्मजोशी से मोदी जी ने स्वागत किया। लपक के एयरपोर्ट जाना, वेट करना, दौड़कर उनके पास जाना, ऐसा स्वागत हमने मोदी जी द्वारा हाउडी मोदी में ह्यूस्टन की रैली में 2019 में देखा था। फिर हमने देखा फरवरी 2020 में अहमदाबाद में ट्रंप नमस्ते ट्रंप में। जी। ये उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से हुआ, जैसे कोई डरा हुआ आदमी लिपटता है कहीं जाकर किसी पुलिस वाले से, बच्चा या बूढ़ा, ये उस तरह का गले पड़ना है, लिपटना है कि मुझे बचाओ। गले पड़ना ही है, बिल्कुल, ये गले लगना तो बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट ये है, तो मतलब एक कार में जो ट्रेवल किया उन्होंने दिखाने के लिए कि सब लोग देखें कि हम किस तरह से बैठे हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पुतिन ने मोदी जी की जो तारीफ की और मोदी जी ने रूस के भारत के साथ जो संबंध हैं उसका जो ब्यौरा पेश किया, ये दूसरा पॉइंट। इसका मतलब है कि व्यापार अब कहाँ बढ़ने वाला है और उसमें अमेरिका की जगह है कि नहीं है, ये इससे परिभाषित हुआ। मतलब ये कि पहले ये था कि 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार होगा, अब वो कह रहे हैं कि हम उसके पहले ही कर देंगे, मोदी जी ने कहा। तो अब आप ये किसकी कीमत पर करेंगे? मतलब यूरोप की, अमेरिका की, दूसरे देशों की? तीसरा पॉइंट आप पूछते हैं कि क्या है, या चौथा पॉइंट क्या है, तो गोदी पत्रकारों को पुतिन की तारीफ के लिए 100 मिनट दिए गए और देश के विपक्ष के नेता को 2 मिनट भी नहीं दिए गए पुतिन से मिलने के लिए। जो पूरे विपक्ष का नेता है, 240 या 220 सांसदों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको 2 मिनट में। यूक्रेन पर सन्नाटा, सन्नाटा इस माने में कि पुतिन कुछ नहीं कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम तो शांति के साथ हैं, हम न्यूट्रल नहीं है, वी आर विथ पीस। तो किस तरह की पीस के साथ है, तो आपने बताया यूएन जनरल असेंबली में जो प्रस्ताव आया बच्चों को लेकर, तो भारत उसमें से एब्सटेन हो गया, प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं डाला उसने। वो उन 57 देशों के साथ खड़ा हुआ जो एब्सेंट थे। अगला पॉइंट ये है कि ट्रंप को मैसेज है ये कि हमारी दोस्ती कायम है, हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं कि हम रूस से तेल नहीं खरीदें या हथियार नहीं खरीदें या रूस को तेल खरीदकर यूक्रेन से लड़ने के लिए पैसा नहीं दें, जो आपकी शर्त है हम नहीं मानते, हम देते रहेंगे। हम यूक्रेन में शांति भी चाहते हैं और रूस को पैसे भी देते रहेंगे यूक्रेन जी। को तबाह करने के लिए। दुनिया दो हिस्सों में ज्यादा बट गई है। अब आपने जो यूएन जनरल असेंबली के प्रस्ताव का जिक्र किया, तो इसके पहले के जो प्रस्ताव आते थे उसमें ज्यादा लोग रूस के खिलाफ खड़े हुए थे, 100 से ज्यादा।
इस बार कम हो गए इस प्रस्ताव में। मतलब विभाजन बहुत ज्यादा ग्लेरिंग हो रहा है, बन रहा है। और अगर संक्षेप में एक बात और कहना हो तो भारत में हम एक नई व्यवस्था का जन्म होते हुए देख रहे हैं। अब हम एक नए संसार में प्रवेश करने के लिए हमको कहा जाएगा। उसके लिए संसद से कोई पूछताछ नहीं है, पार्टी से कोई पूछताछ नहीं है, आरएसएस से कोई बातचीत नहीं है, देश से कोई, जनता से कोई पूछताछ नहीं है। एक व्यक्ति तय कर रहा है। संसद चल रही है, तब पुतिन साहब आए हैं और तो संसद का भी एक तरह से उनको बताया, संसद को भी उसकी हैसियत बताई गई है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्या समझते हैं। तो ये तो मैंने आपको नटशेल में बता दिया जी। क्या हुआ। अब आप चाहें तो इस बातचीत को यहाँ इसमें खत्म एक और कर। बात है कि अमेरिका अमेरिका के साथ तो जो जिस तरह से संबंध हैं, और उसमें दो सवाल निकल के आते हैं। एक, कि टैरिफ की सबसे बड़ी सजा जो है ट्रंप ने भारत को दी, और ये सजा ऊपरी तौर पर इसलिए कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो हम वो इस बात को हम, मतलब एहसान हम रूस का ले रहे हैं या एहसान हम रूस पे कर रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट नहीं है मोदी जी के भाव मुद्रा से, या जो भी जिस तरह से हम बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि तीन यूरोपीय एम्बेसडर्स ने जो दिल्ली में हैं, उन्होंने एक ओपेड पीस लिखा यूक्रेन के पक्ष में 2 दिन पहले, और उसको मोदी सरकार ने कहा कि उसको बहुत ही लेकर तिलमिलाते हुए उसका एक रिप्लाई जायसवाल साहब से दिलवाया, जो कि एमईए के स्पोक्स पर्सन है। तो अब ये जो है कि ट्रंप तो खैर, मतलब ट्रंप के साथ जो है वो है, अमेरिका के साथ हम बात कर रहे हैं, पता नहीं उसका, और टैरिफ की बात शुरू हो चुकी है। यूरोप, क्या हम रूस की दोस्ती की कीमत यूरोपीय जो देश हैं, जो वेस्ट पश्चिमी उत्तर यूरोप के जो देश हैं, उनके साथ हम दूर होने की कीमत पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पश्चिमी यूरोप के लिए रूस की हरकतें जो है वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल डेंजर की तरह वो देखते हैं, इसलिए वो यूक्रेन की तरफ बार बार आके खड़े हो जाते हैं। जैसे जितने भी ढुलमुल हैं, पर वो खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कल इनके साथ करा तो हमारे साथ भी कर सकता है। तो ऐसे में क्या भारत के लिए पूरे यूरोप, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, ब्रिटेन भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, सारे देश शामिल हैं, उनके उनके साथ हम दूरी वो कीमत चुका सकते हैं कि वो जो हमको दूर करे उनके साथ। ये एक जो विजिट है, ये पुतिन की बहुत ही असाधारण परिस्थितियां, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिट है। जी। आप इसको ऐसे देखिए कि इसके जरिए ट्रंप को और यूरोप को कोई मैसेज देने की बात है, जो आपका सवाल। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई। उसमें पुतिन और मोदी जी की मुलाकात, चर्चित मुलाकात। 1 सितंबर को आप देखिए कितने दिन हुए होंगे, जी। 2 महीने, जी। अक्टूबर नवंबर, दो जी। महीने हुए होंगे। उसमें 2 चित्र आप अगर गूगल करके उसके फोटो निकालें तो एक फोटो में पुतिन और मोदी जी जा रहे हैं एक साथ। एक दूसरा फोटो है कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल में वॉक के लिए जा रहे हैं, आपस में बात करते हुए, और साइड में लोग खड़े हैं, उसमें शहबाज शरीफ भी खड़े हैं, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं।
ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद का दृश्य है। 1 सितंबर का मैं बता रहा हूँ, जी 21 अगस्त और 1 सितंबर का 2025 का, मतलब सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, 3 महीने गुजरे हैं। ये अपन दिसंबर में बैठे हैं। जी ये पहली मुलाकात पुतिन के साथ जी 22 नवंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 की समिट में मोदी पुतिन की फिर मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात, मतलब 3 महीने में दूसरी मुलाकात नवंबर में। और तीसरी मुलाकात 3 महीने में, जो आपने देखा कि कल आए। इसका मतलब है कि 1 सितंबर से 4 दिसंबर के बीच में ये तीसरी मुलाकात मोदी और पुतिन की। आप सोचिए कि आप इसको कैसे नजरअंदाज करेंगे। आप इसको इस तरह से देखिए कि मोदी जी की और ट्रंप की मुलाकात फरवरी में हुई थी, जी 2025 की, और वहां से कितना बड़ा डिपार्चर हम देख रहे हैं पूरी जियो पॉलिटिक्स में। और एक जो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको मोदी जी ने बताया, और उन्होंने ये कहा, जो शब्द इस्तेमाल किया कि ये जो रूस और भारत के बीच में जो संबंध बन रहा है, ये विश्व व्यवस्था में ध्रुव तारा है, नॉर्थ स्टार। अगर आप बारीकी से पढ़ें सारी चीजों को, तो उन्होंने ये कहा। देखिए, इस विजिट को लेकर जो इसका जो पोस्टमार्टम होगा वो तो बाद में होगा। हम इसको सुपरफिशियली एग्जामिन कर रहे हैं, इसकी बारीकियां जो एनालिस्ट हैं, रूस को समझने वाले वो अलग तरीके से करेंगे, यूरोप अलग तरीके से, अमेरिका जो पूरा नजर रखे हुए वो अलग तरीके से करेगा। मोदी जी साउथ अफ्रीका इसलिए गए थे कि वहां ट्रंप नहीं आए थे G20 में। जी अगर ट्रंप वहां आ रहे होते तो मोदी जी वहां भी नहीं जाते। इसका मतलब ये कि मोदी जी ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब अमेरिका को और पश्चिम को अवॉइड कर रहे हैं। और वो पैसिफिक रीजन में जापान से दोस्ती बढ़ा रहे हैं कुछ, या ऑस्ट्रेलिया से बढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल बायलैटरल संबंध, पर यूरोप से दूर हो रहे हैं। पुतिन भारत इसलिए आए कि ट्रंप की जो शेड्यूल्ड विजिट थी इंडिया में जनवरी में क्वाड की समिट के लिए, वो क्वाड खत्म हो गया। तो क्वाड में 4 देश हैं, आपको पता होगा, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। जी आज की खबर यह है, या कल रात की होगी, कि ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को G20 से अलग कर दिया है, न्यू G20 बनाया। और जो अमेरिका में G20 की मीटिंग हो रही है, समिट हो रही है अगले साल, मेरे ख्याल से मियामी में हो रही है, जी उसमें साउथ अफ्रीका नहीं रहेगा। कई आरोप लगाते हैं वो साउथ अफ्रीका पर। जी हम लोग पूरे अपने डिस्कोर्स में चीन को माइनस करके चलते हैं। एक चीज जो इस चीज में उभर कर आई, जो रूस ने कहा है कि भारत के साथ संबंधों में रूस का चीन के साथ जो संबंध है वो आड़े नहीं आएंगे।
और चीन जो है साउथ अफ्रीका नहीं गए थे, शी नहीं गए, मतलब जी वो ये जो एक त्रिकोण बन रहा है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते साउथ अफ्रीका, पुतिन और भारत। और जिस समय पुतिन यहाँ हैं अभी भी, उस समय हम फोटो देख रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हंस जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि अगले साल जब G20 की बैठक होगी उसमें मोदी भी नहीं जाएंगे और पुतिन भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो जिस यूक्रेन की आपने बात कही और बच्चों की बात कही, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो ऑर्डर है उनकी गिरफ्तारी को लेकर, बच्चों के संबंध में क्राइम को लेकर यूक्रेन के पुतिन के खिलाफ, तो वो पुतिन को प्रतिबंधित करता है कि वो ऐसे किसी भी देश में नहीं जाए जो आईसीसी का सिग्नेटरी है। जी अब पुतिन को इस समय भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। आज तक के जो हमारे संबंध है रूस के साथ, पिछले 70 सालों के बताए गए हैं, जितने भी साल के हैं, मैं तो 1970 से ही ज्यादा देख रहा हूं, पर जी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम में जब अमेरिका का 7th फ्लीट इंडियन ओशन में आ गया था, तो रूस हमारे साथ खड़ा रहा है। मतलब अविभाजित रूस की बात कर रहा हूं मैं, सोवियत यूनियन की सोवियत बात। संघ की, सोवियत संघ की, जी नॉट पुतिन संघ की। पुतिन has maintained that thing। तो पुतिन को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है आर्थिक कारणों से। 35% ऑयल खरीद रहे हैं हम वहां का, हालांकि वो रिलायंस ने बंद किया हुआ है, अभी कर दिया है सैंक्शन के चलते। और अब हमारा बढ़ने वाला है ट्रेड, $100 बिलियन हम कर रहे हैं। और चीन खरीद रहा है, बल्क ऑफ ऑयल चीन खरीद रहा है। मोदी को पुतिन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम अमेरिका से कट गए हैं, चीन पर हमारा यकीन नहीं है और चीन को भी हम पर यकीन नहीं है, हमारे पास कोई है नहीं। तो आप देख रहे हैं मोदी जी की विदेश यात्राएं लगातार कम होती जा रही हैं, या कम हो गई हैं, या खत्म हो गई हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आप पाएं कि मोदी जी रूस की यात्रा पर चले गए। हाँ, जब हर महीने एक बार मिलना ही है तो फिर वो तो आना जाना लगा रहेगा। जी लगा रहे। जैसा मैंने कहा कि ट्रंप के साथ जो हमारी नाराजगी है उसमें चीन हमारे साथ नहीं है, चीन अलग से निगोशिएट कर रहा है, रेयर अर्थ मैग्नेट दे रहा है ट्रंप को, चीन के बहुत सारे बच्चों को ले रहे हैं ट्रंप पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीजें चल रही है। जी जी आजादी के बाद से भारत कभी इतना अकेला नहीं पड़ा जितना इस समय पड़ा हुआ है इंटरनेशनली। बिल्कुल। कहने की जरूरत नहीं कि रुपया 90 के पार हो गया है। मैं एक चीज कहना भूल गया कि जो जी डिस्क्रिप्शन आया है उसमें ट्रेड टर्नओवर दोनों देशों के बीच में $100 बिलियन होने वाला है, मतलब डॉलर का डोमिनेंस है जी उसमें, रुपए में या रूबल में नहीं कहा गया है कि हमारा जो जी ट्रेड टर्नओवर है इतने अरब रुपए हो जाएगा, इतने खरब रूबल हो जाएगा। मतलब डॉलर कंटिन्यूज टू डोमिनेट आवर माइंडसेट। हालांकि बिल्कुल।
मतलब गुलगुले खाना और गुड़ से परहेज करना, ट्रम्प से नाराज होना और डॉलर से चिपके रहना। रुपया 90 के पार हो गया है। इसका मतलब क्या है? आपके दर्शक विद्वान हैं, समझदार हैं। फ्यूल, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन सब महंगी। जो हम लोगों ने पहले भी इस बारे में बात की थी कि कैसे तेल जो खरीद रहे हैं उसको, उसका जो फायदा हो रहा है देश के पूंजीवादियों को या सरकार को, वो लोगों तक पास नहीं किया जा रहा है। नहीं पास। लेकिन टैरिफ की सजा पूरा देश भुगत रहा है, खासतौर पर जो एमएसएमई वाले जो छोटे टेक्सटाइल के लोग हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, वो सबसे ज्यादा वो तबाही की कगार पे हैं। उनकी कोई पूछ नहीं हो रही, उनकी कोई सुनवाई, कहीं कोई उम्मीद नहीं है उनके लिए। तो ये जो इन्वेस्टर इसी तरह वोट की इन्वेस्ट बात भी है कि सॉरी जी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया है। जी बिल्कुल। विदेशों से इनफ्लो लगभग बंद हो गया है, रेमिटेंसेस कमजोर हो गए हैं। मिलेनियर जो भी हैं भाग रहे हैं छोड़ के देश, अगली हायर फुर्सत में जो है। इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स के लिए हो गई है, जिन्होंने डॉलर्स में लोन लिए हुए हैं, ले रहे जी हैं। और जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी हैं, या फॉरेन ट्रेवल्स हैं, ग्लोबल सर्विसेज हैं, वो महंगी हो गई हैं। पुतिन साहब ने कहा है कि वो 10 लाख भारतीयों को जॉब देना चाहते हैं, स्किल्ड वर्कर्स को। जी। क्या कोई और जाएगा क्या? इस बीच संसद में ये बात उठी कि जो 60 लड़के, 60 हैं 600, हाँ, जो वहां पे लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, उनको वापस यूक्रेन बुलाया। में। वो किसी झांसे में जाकर उनको जो है धकेल दिया गया फौज में, वहां के लड़ने के लिए। एग्जैक्टली, तो 10 लाख को तो धकेलते हैं वो। इसमें एक और बात भी सर की, जो हम एक एक तरह का भारत का साथ होना, गले पड़ना, गले लगना जो है, वो ये है कि हम एक तरह का नैतिक समर्थन दे रहे हैं एक ऐसी ऐसी सरकारों को, ऐसी सत्ताओं को जो निरंकुश हैं और जो दरअसल हत्यारी हैं अपने बुनियादी बर्ताव में। जो वो चाहे हाँ हाँ। तो देश के भीतर के लोग हैं, चाहे वो इजराइल में देख नहीं, लीजिए या यहाँ पे। वो नहीं नहीं नहीं, उसको आप ऐसे भी लीजिए कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसी सरकारों को के साथ खड़े हैं, और देश के अंदर भी ऐसे तत्वों के साथ हमारी हुकूमत खड़ी हुई है जो बेसिकली वायलेंस में यकीन करते हैं जी। और कमजोर लोगों को मारते हैं। ये दबाते हैं जी। हमारा टेम्परामेंटली वी आर इनह्यूमन। जी। तो तो ये बातचीत के लिए शायद ये भी जरूरत है कि वो जो उन 20,000 बच्चों के बारे में सोचना, कि जो जिन्हें युद्ध अपराधियों की तरह ले जाके बंद कर दिया गया और उनको उनके माँ बाप से दूर कर दिया गया, और उसके पीछे जो है जो साहब हैं उनके, वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं दरअसल। मुख्य कार्यकारी ये बच्चे वो हैं निदेश, जी। कि जो इन्होंने कब्जा किया जिस यूक्रेन की टेरिटरी पे, जी। जैसे डोनबास का, ईस्टर्न डोनबास का अभी थोड़ा सा हिस्सा यूक्रेन के पास है, पर जी। लगभग 70-80% रूस ने कब्जा कर लिया है। जी। वो जिन लोग इलाकों पे कब्जा किया, उनके बच्चों को डिपोर्ट करके ये ले गए और बंद कर जी। दिया। और जब युद्ध चालू हुआ था, तब बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उनकी पीठ पर उनके नाम लिखकर और अपने नाम लिखकर पोलैंड की तरफ रवाना कर दिया था, और पैदल चल के बच्चे गए। जी। तो हम जो बात करना चाहते हैं वो ये कर रहे हैं कि हम फरवरी में कहाँ थे जब ट्रम्प हमको डांट रहा था, या जेडी वांस बगल में बैठे हुए थे या नहीं बैठे थे, और आज हम कहाँ हैं, हम किस तरफ हैं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी वायर ने की है, वायर नहीं शायद की है, नहीं, न्यूज लॉन्ड्री ने की है, जी। कि एक गोदी पत्रकार ने पुतिन से सवाल किया कि आप अतीत में भारत के कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, तो रूस और भारत के बीच में इतने इतने जो मजबूत संबंध हैं,
उसके लिए आप किस प्रधानमंत्री के को क्रेडिट देना चाहेंगे, ये इस तरह का सवाल है। जी, लीडिंग तो सा सवाल, उसमें है, हाँ, लीडिंग सवाल जो होता है कि इसका तो अपेक्षित बोले उत्तर। बोले हम नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ बहुत ही हमारा दोस्ताने का और विश्वास का संबंध है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है। और ये मोदी जी जो हैं बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति हैं और वो पूरे समय या तो भारत को अपनी सांसों में जीते हैं या भारत को जीते हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ मोदी जी के, दिस इज व्हाट ट्रम्प पुतिन सेड। तो जैसा मैंने कहा कि मोदी जी ने जो कहा कि जो विश्व व्यवस्था में रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो एक ध्रुव तारे की तरह है। अब ध्रुव तारा ये है कि मोदी जी ने ये बता दिया और पुतिन ने भी कह दिया कि हम वहां से सब कुछ, तेल भी मंगाते रहेंगे, हथियार भी मंगाते रहेंगे, विमान भी खरीदते रहेंगे और ट्रम्प को जो करना हो उसको कर ले। जी, इसका मतलब ये है कि हमारा अमेरिका से जो व्यापार का जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो लगातार टल रहा है वो या तो होगा नहीं या अमेरिकी शर्तों पे होगा, क्योंकि अब ट्रम्प इतना आगे बढ़ गए हैं अपने चीज़ों में कि वो अगर थोड़ा भी पीछे हटेंगे तो वो, वो अब नहीं हट सकते। सर इसमें एक और बात बात भी का है कि इसमें जो बात है कि ट्रम्प जो है वो जो सामने कमजोर पड़ता है उसको दबाता है। वो उनकी पुतिन से दोस्ती बराबर चल रही है, वो जो विटकॉफ जिस तरह से बातें कर रहे हैं, सारे सौदे सब कुछ फिट है उनके उनके हिसाब से। उनका चीन के साथ भी ठीक ठाक है, उनका जोरान ममदानी के साथ भी ठीक ठाक। जो कमजोर पड़ता है नहीं पड़ता उनके सामने, ट्रम्प उनके साथ तमीज से पेश आते हैं। देखिए उन्हें पता ये नहीं ऐसा विटको क्यों लगता है कि हम कमजोर पड़ गए हैं उनके सामने। मुझे ये जो सबसे जो बुरी लगती है, हर भारतीय को शायद इस बात को ये बात खलती होगी, कहीं वो बोलते हो ना बोलते हो, कि हमको शायद कमजोर की तरह देखा जा रहा है, कि हमको दबाया जा सकता है। यूक्रेन को लेकर विटकॉफ के साथ जो बातचीत हुई और वो लौटे, और अब फ्लोरिडा में जो बातचीत होने वाली है यूक्रेन के साथ, समझौता नहीं हो पाएगा। मुझे जो फीलिंग है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसकी उसकी दो बेसिक कंडीशंस हैं उस समझौते के लिए। एक पहली कंडीशन ये है कि वो जितने भूभाग पर रूस ने कब्जा कर लिया है उसको वो छोड़ेगा नहीं। दूसरा ये कि यूक्रेन को सुरक्षा की जो गारंटी चाहिए, नाटो का जो कवर चाहिए, वो मिलेगा कि नहीं। और भी बहुत सारी शर्तें, पर ये दो मुख्य जी, जी, चीजें हैं। तो पुतिन बोल चुके हैं, मतलब भारत आने के पहले, कि 2000 फरवरी 2022 के बाद से रूस ने जितने क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है रूस के, वो यूक्रेन छोड़ेगा नहीं। जी, और दूसरा, जैसा मैंने शुरू में कहा कि डोनबास के क्षेत्र का जो पूर्वी इलाका है, वहां से उन्होंने कहा यूक्रेन अपनी सेनाएं हटा ले, नहीं तो हम लोग कुचल देंगे। और वहां पर 85% इलाके पर रूस ने कब्जा कर रखा है, डोनबास। तो जैसा मैंने कहा कि दो बाधाएं मुख्य हैं। एक तो ये कि जो यूक्रेनियन टेरिटरी जिसको कब्जा कर रखा है उसका भविष्य क्या होगा, और दूसरा ये कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी रूस नहीं लेने देना चाहता है। मोदी जी इन दोनों मुद्दों पर बोलने को कुछ तैयार नहीं है। जैसा आपने एक जिक्र किया यूएन
जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन का बच्चों के बारे में कि जो प्रस्ताव आया, भारत उसमें एब्सटेंड हो गया और वो उन 57 देशों में शामिल था जो एब्सटेंड रहे। जी। विरोध में 12 मत पड़े उसके। जो है इम्पोर्टेंट ये चीज ये है कि यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमला हुआ और 2022 के बाद से यूएन जनरल असेंबली में जितने प्रस्ताव आए रूस के खिलाफ, भारत सब में एब्सेंट रहा। मतलब भारत ने विरोध में वोट नहीं दिया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लिस्ट उठा के देखें कि किन देशों, कौन से देश एब्सेंट रहे, तो आप पाएंगे कि अधिकतर देश ब्रिक्स के हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जिनमें दोनों में भारत एक लीडिंग मेंबर है। रूस है, चीन है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील ब्राजील है। और अफ्रीका के देश आधे हो गए हैं, मतलब आधे आधे बट गए हैं यूक्रेन के मामले में। इसका मतलब क्या है? और दूसरा ये कि भारत जो है 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्ष होने वाला है। ब्रिक्स की सदारत भारत के पास, मोदी जी अध्यक्ष होंगे, नए नेता चुने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया जो है वो बट गई है दो हिस्सों में और हम उसका बटता हुआ अपने जीवन काल में देख रहे हैं। अब मैं आखिरी जो पॉइंट है, कंक्लूजन, उस पे हम बात कर रहे हैं कि 4 साल बाद पुतिन आए भारत, 2021 में आए थे। फिर मोदी जी जाते रहे, रूस लगातार जाते रहे और अभी मैंने बताया कि 4 महीने में, 3 महीने में तीसरी मुलाकात हो गई। अब आप कह रहे हैं फिर जा सकते हैं, जरूर जाएंगे। हम शायद इस नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फिगर्स उठा के देखें तो दो चीजें हो रही है। अमेरिका के साथ हमारा, अमेरिका को हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं लगातार, और देशों के साथ भी हो रहे हैं। नीदरलैंड्स है या यूएई है या तमाम देश कम। चीन के साथ हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, काफी बढ़ गए। एक्सपोर्ट्स तो पहले, ट्रेड डेफिसिट तो चीन के साथ पहले ही था, अब और बढ़ गया। और रूस के साथ, रूस से इंपोर्ट्स और बढ़ जाएंगे और रुपया जो है वो 100 के नजदीक पहुंचने वाला है, फिर पूरी तरह सो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम दुनिया, जो इसको हम अभी तक दुनिया मानते हैं पश्चिम को, जी, वो उससे हमारे रिलेशनशिप या हमारा संपर्क या हमारे कॉन्टेक्ट्स वो कमजोर होते जाएंगे या कम होते जाएंगे जब तक मोदी जी हैं सत्ता में। उनके बाद का मैं नहीं कहता। जी, और एक प्रतिक्रिया नहीं आई है हालांकि रूस की, अभी अमेरिका की इस विजिट पर आएगी भी नहीं। ऑफिशियल तो कुछ आएगा नहीं, पर वो अनऑफिशियली जो अखबारों में लिखेंगे या लिखवाया जाएगा वो आएगा। जी, तो हमने अपने आप को एक ऐसी दुनिया के लिए की तरफ एक्सपोज कर दिया है जिसमें क्लियर हो गया है कि हम किधर खड़े हैं या किधर जाने वाले हैं। हम अभी बिल्कुल। तक दुनिया हमको जाते हुए देख रही थी, पर जो पुतिन की विजिट है उसने उसमें मोहर लगा दी कि आपका जो आगे का रास्ता है वो ये है, आप चाहे नहीं जाना चाहो पर मैं आपको अब ले जाने वाला हूँ। जैसे वो एक अयोध्या के समय एक फोटो, अगर आपको ध्यान आता हो, चित्र, स्केच,
कि भगवान राम के कोई हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। जी। अगर वो पॉपुलर चित्र था, बाल राम की एक छवि है और कोई उनकी उंगली पकड़ के ले जा रहा है, तो उसमें अ, अ, ये जो है मोदी जी की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं पुतिन। तो चलो, और अब अपने संसद का नाम भी क्रेमलिन कर दो, या निवास का भी क्रेमलिन कर दो। जी, आपने वो तो कर ही दिया है, तीर्थ वगैरह तो बना ही दिया है, सेवा तीर्थ तीर्थ। बनते ही ये हो रहा है कि जैसे ही तीर्थ बना उसके बाद ही, मतलब उसके बाद के उसके साथ साथ ही दिखलाई पड़ रहा है कि हम लोग किस तरफ खड़े हैं। जहां एग्जैक्टली। बच्चे उठाए जा रहे हैं, जिनकी हत्याएं की जा रही हैं, जिनके साथ क्रूरताएं की जा रही हैं, उनकी तो तरफ खड़े, जिनके साथ किया जा रहा है या जो कर रहे हैं उनकी तरफ हम खड़े हैं। और ये एक बुनियादी सवाल है जिसको लेकर भारत शायद जाना जाता रहा एक लंबे समय तक, गांधी की राजनीति से या दुनिया भर में हम जिस तरह की अहिंसा के बारे में बात करते रहे। पर अब साफ दिखलाई पड़ रहा है कि हम एक कमजोर, हमारी आवाज कमजोर हो रही है और हमारी शायद प्रासंगिकता भी जो है कम नहीं, कम आवाज नहीं कमजोर हो रही है, हमारी बोलती बंद होने वाली है। जी। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अभी कहा 5 मिनट पहले जी। कि आज 1,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, 1,000 फ्लाइट्स, जी। और नॉर्मल सी 15 दिसंबर के बाद अपेक्षित है। आप कल्पना करिए कि लाखों लोग जिनके यहाँ इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, शादियों के सीजन चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही शादियों के सीजन है, कोई बीमार है, किसी को विदेश जाना है, किसी को इंटरव्यू देने जाना है, किसी के यहाँ डेथ हो गई है उसमें जाना है, हैं। दूल्हा इस एयरपोर्ट पे, दुल्हन किसी एयरपोर्ट पे। तबाही मची हुई है, और ये सब कब हो रहा है? जब ये पुतिन पुतिन साहब यहाँ आपके आए। शहर में है। जी। तो आप सोचिए कि हम व्हाट वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग टू द वर्ल्ड, बिल्कुल। कि ये हमारा नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है। जी। ये हमको इधर जाना है जिधर हमारे यात्री एयरपोर्ट पे खड़े हैं, हम वहां हैं देश। जी। और हमारे मार्गदर्शक मंडल में अब पुतिन हमारे मार्गदर्शक बन गए हैं। बिल्कुल। हम तो एक अलग तरह की अराजकता देख रहे हैं, अराजकता, जैसे कि दुनिया पॉलिटिकल, में जैसे वो फैला ग्लोबल रहे हैं। ग्लोबल अराजकता, एनार्की, जी। और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो मैंने आपकी सवाल का जो सुपरफिशियली जो मैं समझ पाया, उसका जवाब देने की कोशिश भारतीय एंगल से की। जी। भारत के नागरिकों के लिए बिल्कुल। क्या मायने हो सकते हैं, जी। और हमको क्या समझना चाहिए। हमको हमको समझना चाहिए कि जो हमारा भविष्य है वो हवाई अड्डों की स्थिति से समझा जा सकता है, बिल्कुल। कि कंट्रोल टावर नहीं है कुछ, और सब ठप पड़ गया है। तो और एक विदेशी सुपर पावर के देश में होते हुए हम उनको दिखा रहे हैं कि आपकी हमको कितनी जरूरत है। कितनी जरूरत है, और हम वो कॉन्फिडेंस उनको दे रहे हैं कि वो भारत में और पैसे हाँ, इन्वेस्ट करके बायलैटरल ट्रेड को इतना इन्वेस्ट करके, बढ़ाएं और ले और जाएं। वो टेलीविजन के क्षेत्र में तो रशिया टुडे आ ही गया है, अगर आपने जी। गौर किया जी। हो तो। जी। नोएडा में जी। प्रवेश कर गया है उसका जी। ऑफिस, और बुलेटिन जारी हो गए हैं। तो हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए अब जो तैयार पुतिन साहब करके जा रहे हैं, उसके लिए हमको मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। ये भी जैसे कि विपक्ष के साथ पुतिन ने जो कुछ किया, जहाँ पे लोग जेल में गए, वहां जाके मारे गए, उनकी बीवियों को उनसे फिर मिलने नहीं दिया गया, ये सब भी एक नई मिसालें रूस में कायम की गई जो पुतिन साहब के दौरान हुई।
और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एक विपक्ष का अभी उतना तो नहीं पर दमन और उनको दरकिनार करने की कोशिशें दिखलाई पड़ती हैं उस तरह से। क्रोनी कैपिटलिज्म रूस में सबसे पहले शुरू हुआ, मीडिया का जब उनका ये सब लोकतंत्र आने के बाद की बातें हैं, जब वो और पुतिन के आने के बाद की बातें, उसके पहले तो फिर भी कुछ वहाँ ग्लासनोस्ट जैसी बातें, लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, अब तो वो भी वहाँ बड़ा मुश्किल है। तो हर लिहाज से बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है और शायद मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब चीज़ें हो रही होती हैं तब उनको देख पाना, उसके बाद की समीक्षा के लिए भी वो एक अच्छा एक बेंचमार्क होता है कि हम उसको फिर दोबारा पलट कर आएँ और देखें कि हाँ, हमने ये बात उस समय इस तरह से समझी थी और उसका दरअसल उसके अर्थात आगे कैसे निकल कर आएंगे। श्रवण जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। दर्शकों, आपका भी अपना ख्याल रखिए और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इसको शेयर करिए, हमारे कार्यक्रम को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।